और गाइस तो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। यार हम लोग 11th ऑर्गेनिक स्टार्ट किए हुए थे ना। हम लोग जिसमें क्या पढ़ रहे थे, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इट्स नॉमेनक्लेचर। तो हम लोगों ने लास्ट राउंड पे क्या पढ़ लिया था बेटा, लास्ट राउंड पे हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या, बोलो बोलो जल्दी, बोलो बोलो जल्दी। हम लोगों ने लास्ट राउंड पे आयोनिक बॉन्डिंग के बारे में पढ़ लिया था कि आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो आयोनिक बॉन्ड होते हैं बेटा, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होते हैं। क्यों वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होते हैं? क्योंकि आयोनिक बॉन्ड्स में दो आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है, और जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। अच्छा, इस वजह से जो हमारा आयनिक बॉन्ड होते हैं वो अधिक स्ट्रांग होते हैं। और मैंने आपको एक चीज बताई थी लास्ट राउंड पे कि जब भी बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यानी कि जो हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है बेटा, क्या बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है, BOND FOR, है ना, जो हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है एक हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस, है ना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और आपको एक बात पता होना चाहिए, नहीं पता है तो अभी के लिए बस उसको याद रख लो। बाकी जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे ना तो उसमें चीजों को सीख लेंगे कि अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो उस केस में जो हमारा डेल्टा एच होगा, जो हमारा डेल्टा एच होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। और इस डेल्टा एच क्या मतलब है? इस डेल्टा एच का मतलब है चेंज इन इंथैल्पी। क्या मतलब है? चेंज इन इंथैल्पी। समझ आया बात? चेंज इन इंथैल्पी, इसका मतलब क्या है? चेंज इन इंथैल्पी। ठीक है, इस बात को लिख लो, इस बात को लिख लो। तो बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है बेटा? बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अच्छा, ये देखो, अगर जो बॉन्ड बन रहा है, अगर बॉन्ड बन रहा है उस केस में अगर एनर्जी रिलीज हो रही है, उस केस में अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो जब बॉन्ड को तोड़ोगे, जब बॉन्ड को तोड़ोगे तो क्या उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी ना। बॉन्ड बनते समय अगर एनर्जी रिलीज हो गया तो बॉन्ड बनना और बॉन्ड टूटना आपस में बिल्कुल अपोजिट है। जैसे बिल्कुल अपोजिट है, तो अगर बनते टाइम एनर्जी देनी पड़ रही है तो तोड़ते टाइम एनर्जी, ना ना गलत बोल दिया, अगर बनते टाइम एनर्जी रिलीज हो रही है तो तोड़ते टाइम एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ में आया? तो मैं अगला पॉइंट ये लिख दूं कि जो हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन है वो तो हो गया एक्सोथर्मिक, लेकिन जो हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन, ये क्या होगा बेटा, ये होगा हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या होगा? एंडोथर्मिक। सर एक बात बताओ, एक बात बताओ, बॉन्ड क्या होता है? लास्ट राउंड में पढ़ा था ना, पूरा डिटेल बताया था कि बॉन्ड क्या होता है। ठीक, अब उसमें मैंने एक आयनिक बॉन्ड बता दिया था कि आयनिक बॉन्ड बेसिकली क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बॉन्ड क्या है? दो एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जनरली अभी हमको बस दो बॉन्ड को पढ़ के आगे चलना है। पहला बॉन्ड क्या पढ़ के आगे चलना है? पहला बॉन्ड हमको पढ़ना है आयनिक बॉन्ड, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे कोवैलेंट बॉन्ड की। किसका ओवरव्यू लेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड की। तो ये बात समझो कि अगर बॉन्ड का बनना एक्सोथर्मिक तो बॉन्ड का टूटना एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब सुनो अगली बात, अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच नेगेटिव तो एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच कैसा होगा? बोलो बोलो भाई, पॉजिटिव, है ना। बिल्कुल इसका अपोजिट कर दो, बिल्कुल इसका अपोजिट कर दो। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या? जल्दी से लिख लो, कोई समस्या नहीं होगी, बहुत आसान सी बातें हैं, जल्दी लिखो। जल्दी करो, जल्दी करो। है ना? अब आओ, चलो आयनिक बॉन्ड पढ़ लिए थे बेटा हम लोग, अब आओ पढ़ते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या पढ़ते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। तो हेडिंग डाल लो,
कोवलेंट बॉन्ड। सर ये कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है ना, ये कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है? तो डेफिनेशन लिख लो सबसे पहले, इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स is done by the mutual sharing of electrons, then this type of फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैं FOA लिख देता हूं, ठीक है। देन दिस टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज सेड टू बी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इज सेड टू बी, है ना, क्या बोल देंगे? कोवलेंट बॉन्ड। तो मैं अगला पॉइंट क्या लिखता हूं कि जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो क्या होता है बेटा? फॉर्म्ड बाय, है ना, म्यूचुअल शेयरिंग formed by mutual sharing of electrons। कि जो हमारे कोवलेंट बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन्स के म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या लिखते हैं हम लोग? अगला पॉइंट ये लिखते हैं, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड atomic orbitals get overlapped, है ना, या फिर ऑर्बिटल्स गेट ओवरलैप, ठीक है। जब हमारा कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उस केस में एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से क्या कर जाता है? ओवरलैप कर जाता है। इन सभी पॉइंट को भी बस लिख लो। अब मैं अगले पेज पे उसको करूंगा एक्सप्लेन, जल्दी लिख लो पहले इसको। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी पढ़ा दिया था, देखो थोड़ा बेसिक भी नहीं बताया था। हो गया? बताओ, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी पढ़ा दिया ऊपर देखो, फ्लोरीन ऑक्सीजन ये सब नहीं होता था कुछ भी। ओके ठीक है। अगर कुछ पोलैरिटी वगैरह करके बताया था कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं थोड़े से पोलर होते हैं, ये बताया था ना कि जो आयनिक बॉन्ड हो गए उनके पास जैसे NaCl हो गया तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, उनके पास एक पॉजिटिव दो पोल्स हो गए तो इस वजह से हम लोग इसके पास पोल्स प्रेजेंट है तो हम लोग इसका बॉन्ड को पोलर कहते हैं, है ना, ये बताया था ना। लिख लिया बेटा? बेटा कुछ पूछना होगा तो बीच में तेज से बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या देखना है? आगे ये देखना है बेटा कि कोवलेंट बॉन्ड बन कैसे रहा है। बेसिकली हमें अभी कार्बन के बारे में पढ़ना है। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किए हैं तो हमको पढ़ना कार्बन के बारे में है, तो हम लोग ये एग्जांपल कार्बन से समझना शुरू करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो कार्बन है,
कार्बन है। तो आप लोग बोलोगे कि जो कार्बन है वो 14th ग्रुप का एलिमेंट है। किस ग्रुप का एलिमेंट है? 14th ग्रुप का एलिमेंट है ना, है ना। या फिर अगर आपको ये नहीं पता, तो आपको इतना तो पता होगा क्लास 10 से कि कार्बन जो होता है उसकी वैलेंसी क्या होती है। कार्बन जो होता है, चलो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन अगर लिखे तो 2,4 ये लिखेंगे। अब तुमने 9th क्लास में तुमने ये पढ़ा होगा, 9th क्लास में तुमने ये चीज पढ़ा होगा कि अगर कोई एटम है, अगर उसके के सेल जो होता है ना, KLM ऐसा कुछ पढ़ा होगा ना। अगर उसके के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और M सेल में ऐसे 8, 18, 32 से होता है ना। अगर इतने इलेक्ट्रॉन है, लास्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो बंदा स्टेबल होता था। अगर एटम के पहले के सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तब स्टेबल होगा। अगर L सेल में 8 है तो स्टेबल होगा। अगर M सेल में 8 है तो स्टेबल। इतना पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना 9th क्लास में कि एटम के अगर के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तब एटम स्टेबल रहेगा, नहीं तो 8, नहीं तो 8, 18, 32 से आप लोगों ने सीखा होगा इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन। अब देखो ध्यान से, ये जो कार्बन है, अब हम लोगों ने इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लिखा। कार्बन जो है, ये जो कार्बन है बेटा, हम लोगों ने क्या लिखा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लिखा। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? 6 होता है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन देखिए, के में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये कार्बन क्या चाहेगा? कार्बन यहाँ पे 2 चीजों को सोच सकता है। पहला चीज क्या है? पहला चीज ये है कि ये जो इसके के सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन को और गेन कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके इसको 8 कर दे। पहला चीज ये सोच सकता है। तो जब इसको 8 कर देगा तो स्टेबल हो जाएगा। दूसरा केस ये सोच सकता है कि इन चारों इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? लूज कर दे। यहां पे +4 इलेक्ट्रॉन लिखा है, -4 इलेक्ट्रॉन लिखा हूं। पहला चीज ये सोचेगा कि ये 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन गेन कर ले। जब जैसे ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, अगर गेन नहीं करता तो दूसरा केस ये सोचेगा कि अगर ये इन चारों इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। जैसे ये इन चारों इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 2 बचेंगे। अभी भी स्टेबल हो गया। तो कार्बन ये 2 चीज सोचेगा। अच्छा, लेकिन अब तुम मुझे ये बताओ, देखो, जब ये जो कार्बन है, जैसे ही अपना पहला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्या हो जाएगा? 2,3। जब पहला इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, जब ये कार्बन अपना पहला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2,3 बचेगा। ये हो गया हमारा के, ये हो गया हमारा एल। जब ये कार्बन अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बचेगा? 2,2। जब ये कार्बन अपना तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बचेगा? 2,1, है ना। अब आओ प्रॉब्लम देखते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन कार्बन लूज कर रहा है, अभी कार्बन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। प्रॉब्लम देखते हैं। देखो, आपको पता है कि बेसिकली किसी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर एटम न्यूट्रल है तो उसके पास जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। सही बात है, बहुत अच्छी बात। अभी जो एटॉमिक नंबर होता है एटम का, वो क्या बताता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। पहले ये पॉइंट लिख लो ना, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर ना। यानी कि किसी एटम का एटॉमिक नंबर अगर 5 है, इसका मतलब उसके पास कितने प्रोटॉन है? बोलो, 5 प्रोटॉन। अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर 8 है, उसके पास कितने प्रोटॉन है? 8 प्रोटॉन। ठीक है। अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर 10 है, उसके पास कितने प्रोटॉन है? बोलो कि 10 प्रोटॉन है। ठीक है। तो मुझे ये बताओ, इसके पास फिलहाल इसके पास 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इस कंडीशन को देखो, इसके पास 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। यहां पे और देखो, क्या बोलोगे? तो इसके पास प्रोटॉन तो ही 6 इलेक्ट्रॉन हो गए 5। इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? बोलोगे कि इसके पास जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो है 6, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गए 5, है ना। अब आगे देखो, यहां पे प्रोटॉन कितने हैं? बोलो सर यहाँ पे प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन तो यहाँ पे 6 ही है, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना हो गया? 4 हो गया। यहाँ पे प्रोटॉन तो भी 6 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 4 हो गया, क्योंकि बंदा 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। यहाँ पे
बोलोगे सर यहाँ पे प्रोटॉन अभी भी 6 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे कितना बचा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना बचा, टोटल 3। ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स लिख रहा हूं बेटा, ये मैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स लिख रहा हूं। यहाँ पे 2 + 4 6 था इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन था। यहाँ पे 2 + 3 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन अभी भी 6 है। यहाँ पे प्रोटॉन अभी भी 6 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। यहाँ पे प्रोटॉन अभी भी 6 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 3 हो गया। समझो, ध्यान समझो। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, 6 प्रोटॉन मिलकर 6 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे। प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। क्या पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? हाँ सर बिल्कुल करेंगे। यहां पे 6 प्रोटॉन मिलकर 6 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे, सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। यहां पे 6 प्रोटॉन मिलकर 5 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे। क्या अब अट्रैक्शन बढ़ जाएगी? 6 बंदा मिलकर 5 बंदे को खींच रहे हैं। टग ऑफ वार समझ लो आप लोग, यही कहते हैं ना रस्सी खींचने वाले को। यहां पे 6 बंदे मिलकर 5 बंदे को खींच रहे हैं। क्या अट्रैक्शन बढ़ गया यहां पे? सर बिल्कुल बढ़ गया। क्या यहां पे देखो, यहां पे देखो 6 बंदे मिलकर 4 को खींच रहे हैं, यानी कि अट्रैक्शन अब और बढ़ गया, अट्रैक्शन अब और बढ़ गया। हाँ सर, यहां पे 6 बंदे मिलकर 3 बंदे को खींच रहे हैं, यानी कि अट्रैक्शन और बढ़ गया। अब समझो समझो, यानी कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं हम लोग तो अट्रैक्शन बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। अब समझो बात को। अब देखो कार्बन के वैलेंस, कार्बन का ड्यूप्लेट करने के लिए, यानी कि इसके लास्ट में 2 करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन यूज करना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। अब आप देखते जाओ कि जैसे जैसे हम लोग उसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हैं, अट्रैक्शन बढ़ता चला जा रहा है। अब अगर अट्रैक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग? बताओ, अट्रैक्शन बढ़ रहा है इसका मतलब क्या समझ रहे हो? अगर सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक है तो इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं? अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक है तो इस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी अधिक देनी पड़ेगी, हाँ या ना? तो बिल्कुल सही बात है। अब उतना एनर्जी पाए कहां से? मुश्किल आएगी नहीं? तो कार्बन के लास्ट में तो 4 निकालना, अरे 3 के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है। 3 निकालना एक तरफ से तो फिर भी ठीक है, निकाल देते हैं 3 तक। उसके बाद जब यहां तक बंदा आ जाता है ना, तो इस एक को निकालने में बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? यानी कि आप एक चीज समझ गए, आप एक चीज समझ गए कि सर कार्बन के लास्ट शेल में से 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना तो आसान नहीं है। समझ पा रहे बात को? कार्बन का जो लास्ट शेल है उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है। क्यों नहीं आसान है? क्योंकि अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको बढ़ाते जाना पड़ेगा, हम लोगों को अमाउंट ऑफ एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा। कहां से पाएंगे इतनी एनर्जी? समझ पा रहे बात को? समझ पा रहे बात को? तो यही पॉइंट लिखवा देता हूं मैं, as amount of energy increases to remove 4 electrons from the carbon लास्ट सेल, इंक्रीज कर जाएगा। समझ गए बेटा? तो हम लोग क्या करेंगे? क्या अब हम लोग इस रास्ते से जाएंगे कि कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन निकालें? ये रास्ता सही है, तो हम लोग इस चीज को अवॉइड करेंगे। देयरफॉर कार्बन अवॉइड टू रिमूव 4 electron from its outermost shell। समझ गए बात को? यानी कि अब कार्बन के लिए अपने लास्ट शेल में से 4 इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो गया, तो कार्बन क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन निकालने को अवॉइड करेगा। समझ पाए बात को? ये केस तो अच्छा नहीं है, ये केस तो अच्छा नहीं है। क्यों? एनर्जी बढ़ती जा रही है, हम लोग एनर्जी पाएंगे कहां से? समझ गए बात को? पहले इसको लिखो, इसको लिखो, जल्दी करो। अच्छा एक बात ध्यान देना बेटा, कई लोगों को सवाल होगा सर ये आउटर मोस्ट सेल क्या होता है? देखो ये देखो कार्बन का एटम है, मान लो ये कार्बन का एटम है, ये उसका हो गया के सेल, ये उसका हो गया एल सेल। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? ठीक है, तो जो लास्ट सेल होता है इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एटम का वो लास्ट सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट सेल। समझ गए बात को? एटम का, मैं इसको लिख दूं क्या? मैं इसको लिख दूं क्या? डी
last cell of the atom in which electrons are present is known as outermost cell. यानी कि एटम का वो लास्ट सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल। तो जल्दी सारी बातों को लिख लो पहले। जल्दी से लिख लो। हुआ, बिठा दो पक्का। जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी लिखा दो। समझ गया आप लोग। अब देखो एक केस समझ में आ गया, एक केस समझ में ये आ गया कि सर अब हम लोग कार्बन के लास्ट सेल में से 4 इलेक्ट्रॉन को तो नहीं निकाल सकते। अब दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है जो हमारा कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका हम लोगों ने किया था K में 2 L में 4। दूसरा केस क्या है कि सर कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ऐड कर दें। अब आओ इसमें देखते हैं, देखो अब देखो पहले हम लोग करते हैं +1 इलेक्ट्रॉन। जैसे हम लोग इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5। जब भाई हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो वो हमारे आउटर मोस्ट सेल में ही तो ऐड होगा। ये सपोज करो एटम है, ये हमारा एटम है, ये K हो गया, ये L हो गया, ये हो गया K, ये हो गया L, है ना। यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 4। तो जब हम लोग पहले 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग ऐड करेंगे ये इसी लास्ट में तो ऐड होगा, यहाँ पे थोड़ी ना आ जाएगा। तो पहले बात को चलो अच्छी बात है। तो ये हो गया 5। प्रोटॉन इसमें अभी भी 6 है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, चलो है ना, इसका लिखो 2 और 5, ठीक है। दूसरा, जब मैंने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तभी हो गया। जब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, जब मैंने इस कार्बन एटम में 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2, 6। जब मैं इसमें 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड करता हूं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2, 7। 2, 7 समझ रहे बात को, 2, 7। अब आओ ध्यान क्या दो, ध्यान ये दो कि अब देखो यहां प्रोटॉन कितने हैं बोलोगे, इसके पास 6 प्रोटॉन है, और यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बोलोगे तो इसके पास 2, 5, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा, यहां पे क्या बोलोगे तो यहां पे प्रोटॉन तो नहीं 6 है लेकिन इलेक्ट्रॉन इस बार हो गए 8। यहां पे क्या बोलोगे कि सर यहां पे प्रोटॉन तो अभी भी 6 ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन हो गए 9। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बालक 9। अब मेरे को एक बात बताओ, सिंपल सा फंडा पूछता हूं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे रिपल्सन भी बढ़ता जाएगा क्या, कैसे सर देखो यहां पे 6 बंदे मिलकर 7 बंदे को खींच रहे हैं, यहां पे 6 बंदे मिलकर 8 बंदे को खींच रहे हैं, यहां पे 6 बंदे मिलकर 9 बंदे को खींच रहे हैं। क्या अट्रैक्शन कम हो गया और ये इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन अधिक हो गया, बोलो। अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है, बोलो भाई। यहां पे देखो अट्रैक्शन यहां पे 6 और 8 है, यानी कि 6 प्रोटॉन तो 6 इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे आसानी से, इतना तो बैलेंस है। लेकिन ये तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए जिसमें इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्सन करेंगे कि नहीं, बताओ करेंगे कि नहीं। यहां पे कितने हो जाएंगे बोलो सर, यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्सन करेंगे, है ना, बोलोगे कि सर यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्सन करेंगे। अब मुझे ये बताओ अगर एटम में इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन बढ़ जाएगा ना, एक पॉइंट को लिख लो, अगर एटम में इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन बढ़ रहा है ना, इसका मतलब एटम अब हो रहा है अनस्टेबल। अगर एटम में इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन बढ़ रहा है इसका मतलब एटम क्या हो रहा है बेटा, अनस्टेबल। क्यों, रिपल्सन बढ़ने से एनर्जी भी बढ़ जाती है। याद करो पिछला क्लास याद है ना,
रिपल्सन के बढ़ने की वजह से एनर्जी में भी इंक्रीमेंट आता है। तो अगर रिपल्सन बढ़ रहा है एटम में इलेक्ट्रॉन का अगर रिपल्सन बढ़ रहा है तो क्या एटम की एनर्जी नहीं बढ़ रही है? तो बोलोगे फिर एटम की एनर्जी भी बढ़ रही है। बहुत अच्छी बात है। तो अगर एटम की एनर्जी बढ़ रही है तो एटम क्या हो रहा है? अनस्टेबल हो रहा है। तो क्या एटम चाहेगा, कार्बन का एटम नहीं चाहेगा कि मैं अनस्टेबल हो जाऊं अपना आर्ट पूरा करने के लिए? चाहेगा? बोलोगे तो नहीं चाहेगा। तो वही पॉइंट को मैं यहां पे लिखता हूं, ये पॉइंट को मैं यहां पे लिखता हूं, एज वी एड 4 electron in the outermost shell of the carbon atom है ना, of the carbon atom, the repulsion between the electrons get increases, है ना, इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन बढ़ जाएगा। एज अ रिजल्ट, तो रिजल्ट में क्या आएगा बेटा? एनर्जी ऑफ द एटम की जो एनर्जी होगी वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ऑल्सो इंक्रीजेस, है ना, एटम की जो एनर्जी होगी वो भी बढ़ जाएगी। अच्छा, देयरफॉर एटम गेट अनस्टेबल। तो एटम क्या हो जाएगा बेटा? अनस्टेबल हो जाएगा। और जब एटम अनस्टेबल हो रहा है तो क्या ये सही बात है? क्या ये सही बात है? मतलब हमको ऐड करना चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन एटम में? तो क्या बोलोगे? इसका मतलब हमको 4 इलेक्ट्रॉन एटम में ऐड नहीं करना चाहिए। तो ये पॉइंट भी लिखते हैं, हेंस अवॉइड टू ऐड 4 इलेक्ट्रॉन in the outermost shell of the carbon atom, है ना। तुम लोग क्या करेंगे? hence avoid to add 4 electron in the outermost shell of the carbon atom, यानी कि कार्बन एटम के outermost shell में हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना क्या करेंगे बेटा? अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करना है? रीजन समझ में आया? क्यों अवॉइड करना है? रीजन समझ में आया? पहले लिखो इसको, फिर आगे चलते हैं। लिखो, हो जाए तो बता देना। हो गया? चलो, इसको भी यार अलग बीमारी पकड़ लेती है। ठीक है। अब पूछोगे सर अब कार्बन क्या करे? कहो पूछोगे सर अब ये कार्बन करे तो करे क्या? जाए तो जाए कहां? अभी तो बुरी तरह से फंस गया। न 4 दे सकता है न 4 ले सकता है। अब क्या करे? सर ये कार्बन तो चाहेगा कि इसका 8 कंप्लीट हो जाए। अगर कार्बन का बेटा 8 कंप्लीट हो जाता है तो कार्बन स्टेबल होगा, लेकिन उसके लिए 4 दे पा रहा है न 4 ले पा रहा है। कार्बन 2 या 4 करना चाहेगा?
अब कार्बन बेचारा एकदम से भटक चुका है रास्ते से, तो कार्बन क्या करेगा, अब ढूंढेगा एक साथी। क्या करेगा, अब साथी ढूंढना शुरू करेगा। ठीक, लेकिन सोचो कि कार्बन इतना गया गुजरा इंसान है कि एक साथी से उसका काम भी नहीं चलता। कार्बन को सबसे आसान कौन साथी मिलेगा, कार्बन को मिलता है कि सबसे आसान और सबसे मासूम साथी हाइड्रोजन। क्या मिलता है बेटा, हाइड्रोजन। क्यों, हाइड्रोजन के लास्ट शेल में होता है एक इलेक्ट्रॉन बस। क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन। और ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है बेटा, हाइड्रोजन ही भटक ही रहा है, ये भी अपना दो करना चाह रहा है, अपना जोड़ा बनाना चाह रहा है, लेकिन इसे नहीं पता कि ये कसाई के हाथ में जाने वाला है। ठीक है, तो कार्बन का एक हाइड्रोजन से तो मन भरता नहीं। ठीक है, रिलेट कर रहे हो ना, रिलेट कर रहे हो ना। तो जो कार्बन है इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एक, दो, तीन, चार। अच्छा, चार इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन क्या करता है, चार हाइड्रोजन को पकड़ता है, पहले एक हाइड्रोजन से बोलता है कि भाई एक बॉन्ड बना लिया। तो हाइड्रोजन बोलेगा, उससे क्या होगा, तो बोलेगा कि ये देख तूने मेरे से एक बॉन्ड बनाया ना, हाँ, तो ये जो तेरा इलेक्ट्रॉन हुआ, ये जो तेरा इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल का, तो मेरा हो गया। हाइड्रोजन बोला अच्छा, और हाइड्रोजन फिर, और उसके बाद क्या बोला कार्बन हाइड्रोजन को, पहले तो कार्बन ने बोला कि जो तेरा लास्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन है वो मेरा हो गया, और फिर क्या बोला कि देख तुझे ही फायदा है। तो हाइड्रोजन पूछेगा मुझे कैसे फायदा है, तो बोले कि देख जो मेरे लास्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन है वो तुझे मिल गया। हाइड्रोजन खुश हो गया। तो क्या क्या हुआ इससे, हुआ इससे ये, कार्बन बोलेगा हाइड्रोजन को कि देख भाई तेरा दो हो गया, मेरा मेरा भी कंप्लीट हो गया। तेरा दो हो गया कि नहीं हो गया, तो हाइड्रोजन बोलेगा कि हाँ मेरा तो दो हो गया। मतलब हाइड्रोजन क्या सोचेगा कि देखो कितना अच्छा इंसान है, मेरे को दे रहा है फायदा, लेकिन उसे नहीं पता वो कर रहा है अपना फायदा। फिर सिमिलरली एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बन गया, तो कार्बन तो वही पुराना, कार्बन क्या करेगा, दूसरे हाइड्रोजन को पकड़ेगा। अब उसके साथ भी कर लिया यही सेम काम, उसके साथ भी कर लिया यही सेम काम। ठीक, ये भी सोचेगा कितना अच्छा है, ले देखो फिदाक में चार के हैं, दो से भी मन नहीं भरा। फिर सिमिलरली ये तीसरे हाइड्रोजन को पकड़ा, ये क्या किया, तीसरे हाइड्रोजन को पकड़ा, उससे भी सेम काम किया, है ना। और फिर चौथे हाइड्रोजन को पकड़ा, उससे भी सेम काम किया। तो सारी बात तो कार्बन फिर क्या करता है, चार हाइड्रोजन पकड़ता है और चार हाइड्रोजन के साथ बनाता है बॉन्ड। क्या बनाता है, बॉन्ड। ठीक है, चार हाइड्रोजन पकड़ा, चार हाइड्रोजन के साथ बनाया बॉन्ड। अब इसके वजह से क्या हुआ, अब देखो कार्बन के वैलेंसन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन के वैलेंसन में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और हर एक हाइड्रोजन के वैलेंसन में दो दो इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए, बताओ। हर एक हाइड्रोजन के लास्ट में दो इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब देखो बेसिकली ये क्या है, यहां पे ये सारे फोटोस क्या है, यहां पे हुआ है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ये क्या किए हैं, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, सुना है, यानी कि लास्ट से जो ऑर्बिटल था हाइड्रोजन का और कार्बन का, वो सब क्या किए आपस में, ओवरलैप किए, और इस ओवरलैपिंग की वजह से क्या क्रिएट हुआ, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्रिएट हुआ बॉन्ड। क्या क्रिएट हुआ, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्रिएट हुआ बॉन्ड। अब क्योंकि ये बॉन्ड क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, इस वजह से वो इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत, देखो कितना गंदा इंसान है कि नहीं। कॉन्सेप्ट समझ में आया। फिर हुआ कि बेसिकली कार्बन के पास अब दोनों पॉसिबिलिटी नहीं थी, वो चार छोड़ भी नहीं सकता था, चार ले भी नहीं सकता था, है ना। तो क्या करेगा, चार को साथ साथ घुमाएगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन कार्बन ये काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो इस पॉइंट को लिखो, पहले इसको एकदम एज इट इज लिखो, इसको एज इट इज डायग्राम को आप लोग बना लो, है ना। इस डायग्राम को आप लोग एज इट इज बना लो। इस पॉइंट को मैं लिख दूं, तो लिख भी देता हूं, हेंस इट इज डिफिकल्ट फॉर कार्बन टू lose or
gain 4 इलेक्ट्रॉन, है ना, टू लूज और गेन 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट सेल, है ना, फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट सेल, हेंस carbon make 4 bonds, 4 chemical bonds, है ना, makes 4 chemical bonds called as covalent, bond, है ना, called as covalent bond by mutual sharing ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से 4 बॉन्ड बना देता है, इसको तुम लोग क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। टू गेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल टू अचीव ग्रेटर स्टेबिलिटी, है ना, टू अचीव ग्रेटर स्टेबिलिटी। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को लिख लो, जल्दी करो। ठीक है जी, तो इतनी सारी बातें क्लियर हुई, लिख लो, जल्दी लिखो। लिख लिए, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि कार्बन क्या करेगा, कार्बन अपने ऑर्बिटल्स को दूसरे बंधों के ऑर्बिटल से करेगा ओवरलैप और बनाएगा बॉन्ड। उन बॉन्ड को लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो गया, समझ आया? कोवेलेंट बॉन्ड आर द बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, in which two orbitals get overlap, 2 or more orbitals get overlap। समझ में आया बात? क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है, मिटा दो। तो जैसे ध्यान देना कि जो हमारा आयनिक बॉन्ड था, आयनिक बॉन्ड में क्या होता था कि एक बंदा इलेक्ट्रॉन करता था लूज, दूसरा बंदा उस इलेक्ट्रॉन को करता था गेन, है ना। आयनिक बॉन्ड में एक बंदा इलेक्ट्रॉन को करता था लूज और दूसरा बंदा उस इलेक्ट्रॉन को करता था गेन। सेम तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, एक एटम को हमारा ए होगा, दूसरा एटम को हमारा बी होगा। वो दोनों आपस में एक दूसरे की ऑर्बिटल को ओवरलैप कर देंगे, और इस ओवरलैप रीजन में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेंगे, क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। समझ में आया? और इसके वजह से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इस बॉन्ड फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। कोई डाउट नहीं समझे? पक्का? इसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आया? तो पॉइंट को लिख लो, कोवेलेंट बॉन्ड आर द बॉन्ड फॉर्म, या भी जो मैं इसको बोल दिया ना, दोबारा लिखने का क्या मतलब निकला, चलो नहीं लिखते हैं, ठीक है, बस ये डायग्राम बना लो। कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बनते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनते हैं बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जो भी होते हैं। ठीक है, कोई बात इसमें, कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, आपको ये बातें समझ में है ना। अब एक चलो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर लिख लो कि जो हमारे आयोनिक बॉन्ड होते हैं ना, वो स्ट्रॉन्गर होते हैं किससे, कोवेलेंट बॉन्ड से। आयनिक बॉन्ड किससे स्ट्रॉन्गर होता है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड से। तो जो स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ,
स्ट्रेंथ। क्या हो गया, कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो आयनिक बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, है ना। तो जल्दी खोलिए, जल्दी खोलिए, जल्दी खोलिए। हो गया, अब चलो, अब चलो। अब किसी बंदे के दिमाग में एक सवाल घूम रहा होगा कि सर आपने जैसे बोला कि जो आयनिक वाला बंदा था उसमें दो पोल्स एग्जिस्ट कर रहे थे, इसका मतलब एक तरह से वो पोलर है, NaCl पोलर है ना। अच्छा, तो सर क्या कोवलेंट बॉन्ड्स जो हो गए या फिर कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हैं वो भी पोलर नॉन पोलर हो सकते हैं क्या? एक क्वेश्चन, ठीक है। जैसे NaCl के पास दो पोल्स थे तो पोलर हो गए। सिमिलरली क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि कोवलेंट बॉन्ड में तो सर इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर शेयरिंग हुई ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ ही नहीं? हाँ, मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं हुआ। तो तुम एक बंदा बोलेगा कि सर देखो देखो सुनो पहले, बाद में बोलना, पहले मेरी बात सुनो, मैं पूछूंगा, बोलो बेटा। वो क्या बोलेगा कि देखो आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर हो गई थी, प्रॉपर हो गया था इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, ठीक है। बोलूंगा हाँ हुआ था। तो बोलेगा कि सर इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से दो पोल क्रिएट हुए थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हाँ, फिर पूछूंगा तो क्या कहना चाह रहे हो? तो बंदा बोलेगा कि सर पोल जब क्रिएट हो गया, जब पोल क्रिएट हो गया इस वजह से वो कंपाउंड पोलर बना था। मैं बोलूंगा अच्छा। तो फिर वो बोलेगा कि सर इधर देखो, ये जो कोवलेंट बॉन्ड वाला सिस्टम है इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तो शेयरिंग हो रही है ना। मैं बोलूंगा हाँ, मतलब दोनों बंदे आपस में तो बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन्स बांट रहे हैं। मैं बोलूंगा हाँ अच्छी बात है। तो क्या कहना चाहते हो? तो बच्चा बोलेगा कि कहना कर ये चाहता हूं, इसका मतलब जो कोवलेंट बॉन्ड होता है या फिर ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर हो या फिर ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर केवल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो, उनके अंदर पोल्स एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, वो सभी नॉन पोलर होने चाहिए। मैं बोलता हूं कि यहां पे तुम अटक गए, अभी तक तो बिल्कुल सही गए थे, यहां पे तुम अटक गए। तो बोलेगा कि सर कैसे अटक गए, कुछ भी बोलते रहते हैं, ऐसे थोड़ा होता है, ऐसा होता है। यही केमिस्ट्री का मैजिक है बेसिकली। चलो अब एक खेल खेलते हैं। खेल क्या है बेटा कि हाइड्रोजन ने तो कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया है ना, और हाइड्रोजन खुशी खुशी कार्बन के पास चला गया। बट अब वहां पे एक चीज और भी तो आ सकती है कि कौन बंदा अधिक ताकतवर है। तो पूछोगे क्या मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, हाँ, लेकिन जो बंदा अधिक ताकतवर होगा क्या वो उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच लेगा? जो बंदा अधिक ताकतवर होगा क्या वो उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा नहीं खींच लेगा? जैसे 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 तुम इसको ऐसे समझो कि तुम गए रेस्टोरेंट में, ऑर्डर कर दिए शाही पनीर ना, शाही पनीर, तुम और तुम्हारा मोटा दोस्त, ये हो तुम और ये तुम्हारा कौन सा है, मोटा दोस्त, है ना। दोनों ने पैसे तो बराबर लगाए थे इसको ऑर्डर करने के लिए, लेकिन जब शाही पनीर का कढ़ाई आके आपके टेबल पर रख गया, आप दोनों ने अपने तरफ से टेबल पर इसको पतीले को पकड़ लिया। जो हमारा शाही पनीर है इसका पतीला आके आपके टेबल पर रख गया, इधर से आपने पकड़ लिया इसको, इधर से आपके दोस्त ने पकड़ लिया इसको, और दोनों लोग क्या करने लगे, इस शाही पनीर को खींचना शुरू कर दिए। दोनों लोग क्या करने लगे, इस शाही पनीर को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिए। तो अब मुझे ये बताओ, पैसे तो बराबर लगे थे, पैसे को इलेक्ट्रॉन मानो, जो शाही पनीर है किसके तरफ अधिक शिफ्ट होगा? शेयरिंग तो बराबर था ना। तो बोलोगे सर ये जो शाही पनीर है वो मेरे मोटे दोस्त की तरफ ज्यादा अच्छे से शिफ्ट होगा। मैं बोलूंगा बस सेम चीज एटम में भी होता है। क्यों? क्योंकि एटम में जो बंदा अधिक ताकतवर होगा वो बंदा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा, जैसे कि तुम्हारा मोटा दोस्त शाही पनीर को अपनी तरफ खींच लिया था। क्लियर है मामला? बात दिल तक जा रही है, समझ में आ रही है? चलो आ रहा होगा। तो अब यहां पे चीजों को देखो। अब देखो तुम्हारे दोस्त ने क्या किया, शाही पनीर को अपनी तरफ खींच लिया, इसका मतलब वो एक तरह से नेगेटिव इंसान हो गया। कैसे? भुक्खड़ है, तुम्हारे भूख का ख्याल नहीं है, खुद के लिए शाही पनीर को अपनी तरफ खींच लिया, तो एक तरह से नेगेटिव हो गया ना, समझ आया? तो वो कैसा नेगेटिव हुआ? भूख वाला नेगेटिव हुआ।
अपने भूख के लिए कुछ भी करता है, भूखर नेगेटिव। सिमिलरली अगर एटम में इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया जाता है तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। यानी कि जो बंदा अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा शिफ्ट कर लेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, सपोज करो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन और ये हो गया हमारा फ्लोरीन। इन दोनों ने आपस में बना लिया कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन और फ्लोरीन ने क्या किया, आपस में बना लिया है कोवेलेंट बॉन्ड। एक कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड के हो गए इलेक्ट्रॉन, ये कोवेलेंट बॉन्ड के क्या हो गए बेटा, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सही बात है, तो बहुत सही बात है। अब मुझे तुम ये बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होने चाहिए थे। तुम बोलोगे सर ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि दोनों बंदे बराबर बराबर किए हैं तो होने तो चाहिए थे बीच में, लेकिन ये जो फ्लोरीन है ना ये क्या होता है बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए अधिक ताकतवर है। अच्छा, तो अगर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन के लिए बेटा अधिक ताकतवर है तो क्या ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए थे, क्या ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में शेयर हुए थे वो फ्लोरीन की तरफ अधिक शिफ्ट हो जाएंगे कि नहीं? बोलो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के लिए शेयर हुए थे वो फ्लोरीन की तरफ अधिक शिफ्ट हो जाएंगे कि नहीं? हाँ सर, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लोरीन के पास आ जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास आ जाएंगे तो फ्लोरीन पे क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो पार्शियल नेगेटिव क्यों लगाया, ये डेल्टा, इसको कहते हैं डेल्टा। इसको क्या कहते हैं, डेल्टा। क्या कहते हैं, डेल्टा। डेल्टा कहते हैं या फिर कुछ लोग डेल कहते हैं या फिर कुछ लोग पार्शियल कहते हैं ना, एक ही बात है ना। इससे मैं बोलता हूं पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तुम बोलोगे कि सर पार्शियल नेगेटिव क्यों लगाया, इलेक्ट्रॉन तो उधर जा रहे हैं ना। मैं बोलूंगा हाँ, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन यहां से इधर शिफ्ट हो गए, मानता हूं। देखो इतना बड़ा बॉन्ड था, इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ अधिक शिफ्ट हो गए, मानता हूं, उसमें कोई जोड़ा नहीं है। लेकिन स्टिल अभी भी इन दोनों ऑर्बिटल्स के ओवरलैप रीजन नहीं है। इन दोनों ऑर्बिटल्स के ओवरलैप रीजन नहीं है इलेक्ट्रॉन। बोलोगे हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया है। इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया है लेकिन फ्लोरीन को कंप्लीटली नहीं मिला। तो सारे बात को, फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया है लेकिन फ्लोरीन को कंप्लीटली नहीं मिला है। इसको उस जमीन की इमेजिन करो जो कोई बंदा कब्जा करके बैठा हुआ होता है, उसको लगता है कि जमीन तो मुझे मिली जाएगी कहीं ना कहीं, बट अभी तक जब तक कोर्ट का आर्डर नहीं आ जाता तब तक वो जमीन को पूरा तो नहीं मिली है। तो सारे बात को बस सेम चीज है कि इलेक्ट्रॉन इसके तरफ शिफ्ट हो गया है लेकिन अभी तक फ्लोरीन को कंप्लीटली नहीं मिला है। इस वजह से इससे आएगा पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल मतलब आधा या आधा से थोड़ा अधिक या आधा से थोड़ा कम, समझ में आया? इतना नेगेटिव चार्ज आएगा। और अगर इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो हाइड्रोजन पे क्या हो जाएगा बेटा, बोलोगे सर हाइड्रोजन हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो सारी बात को अब बताओ, यहां पे दो पोल्स हो गए कि नहीं हो गए, यानी कि यहां भी क्या क्रिएट हो गई, पोलैरिटी। यहां पे भी क्या क्रिएट हो गई बेटा, पोलैरिटी। समझाया बात? तो यहां पे जो पोलैरिटी क्रिएट हुई, इस पोलैरिटी के क्रिएट होने की वजह से हम लोग क्या बोल देंगे, इस बॉन्ड को हम लोग बोल देंगे पोलर। क्या बोल देंगे, पोलर। कोई डाउट? पक्की बात? ठीक, कोई दिक्कत? यानी कि अब आप एक बात समझ जाओ कि अगर कोवलेंट बॉन्ड है तो कोवलेंट बॉन्ड पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है। कैसे, ये बात डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। अगर दो एटम आपस में सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, के हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन पोलर बॉन्ड। और सुनो, ये समझ में आया? उसको मैं बनाता हूं। अब देखो, ये सपोज करो एक कार्बन है, ये सपोज करो दो कार्बन है ना। ये कार्बन को मैं छोड़ता हूं अभी, कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म होते हैं, है ना। उसके आगे चलते हैं। सपोज करो कि ये एक हाइड्रोजन है और ये दूसरा हाइड्रोजन है।
अब इस एक हाइड्रोजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, बोलोगे सर एक इलेक्ट्रॉन, और इस हाइड्रोजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, बोलोगे सर इसके भी लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन। तो दोनों हाइड्रोजन क्या चाहेंगे कि भाई मेरा तो ड्यूप्लेट हो जाए, मेरे तो लास्ट में 2 हो जाए, है ना, यही चाहेंगे ना, ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं। तो ये हाइड्रोजन क्या बोलेगा, बोलेगा कि देख भाई कोई नहीं मिल रहा हमें कोई नहीं मिल रहा, हम लोग आपस में ही बॉन्डिंग कर लेते हैं, है ना, हम लोग आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं, ये गुस्सा नाराजगी इसको त्यागते हैं, ठीक है। बोलता है सही कह रहा भाई, एकदम परेशानी होती थी है। तो ये दोनों बंदे आपस में ही बना लेंगे बॉन्ड, ये दोनों बंदे आपस में ही बना लेंगे बॉन्ड। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब मुझे बताओ कि दो हाइड्रोजन है, तो क्या दोनों हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी कि नहीं। अरे भाई देखो, मैं इतना दुबला पतला हूं, भगवान एक ऐसा करें कि मेरे को 2 कर दे, इतना ही दुबला पतला दूसरा इंसान निकाल दे, तो क्या हम दोनों के बीच की जो पावर है बिल्कुल सेम होगी, हम दोनों की ताकत सेम होगी ना। हाँ सर, इसका मतलब इन दोनों हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होगा कि नहीं, तो बिल्कुल बराबर होगा। अच्छा, तो अगर इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, इसका मतलब इन दोनों एटम ने आपस में जो बॉन्ड शेयर किए हुए होंगे वो बिल्कुल बीच में ही होंगे। यस सर, बिल्कुल बीच में होंगे, यानी कि इसके ऊपर भी कोई पार्शियल चार्ज नहीं आ जाएगा, इसके ऊपर भी कोई पार्शियल चार्ज नहीं आएगा, इसके ऊपर भी डेल्टा 0, इसके ऊपर भी डेल्टा 0, कोई पार्शियल चार्ज नहीं आएगा। क्यों, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई ही नहीं, इलेक्ट्रॉन बीचों बीच में रह गया। पर सारे बात को, यस सर। तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये बेटा, इससे होगा ये बेटा कि इलेक्ट्रॉन बीच में है, यानी कि कोई फोर्स जनरेट हुआ क्या, कोई पोल बना, तो बोलो इसे कोई पोल नहीं बना, कोई पोल बना तो बोलोगे सर कोई पोल नहीं बना। जब पोल नहीं बना इसका मतलब कोई पोलैरिटी आई, तो बोलोगे कोई पोलैरिटी भी नहीं आई। समझ गए बात को। अब जब कोई पोलैरिटी भी नहीं आई तो ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, बोलोगे सर हो जाएगा नॉन पोलर। क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। कोई दिक्कत। तो क्या आप ये बात समझ गए कि जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इतने सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। आज के लिए बहुत अधिक बर्डन नहीं देना है, इसको अच्छे से लिख लो, बना लो, रिवाइज करके आना। कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे और डिटेल में, और धीरे धीरे कल ट्राई करेंगे कि नॉमेनक्लेचर में हम लोग एंटर कर जाएं, बेसिक्स को कंप्लीट करते हुए। तो आई थिंक इतने बेसिक बातें आपको समझ आ गई होंगी। तो ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।